बाजार बोलते हैं, इसमें हम एफआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं। तो एफआईएस के डेटा में अगर देखें तो डीआईज ने करीब 6675 करोड़ रुपए की बाइंग की है फ्राइडे के सेशन में, और एफआईएस भी करीब 4581 करोड़ रुपए की बाइंग करके ले गए थे फ्राइडे के सेशन में। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन की साइड से करीब 11,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन हुआ केवल एक ही दिन में, और ये मार्केट को थोड़ा सा बूस्ट देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में जो अनसर्टेनिटी थी, जो कि एफआईएस का पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा था, वो एक पार्टिसिपेशन आया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ लौटती हुई दिख रही है। लेकिन एफआईएस का पार्टिसिपेशन जब तक एक दो हफ्ते नहीं चल जाता, जब तक अब विश्वास करने लायक स्थितियां है नहीं, क्योंकि एफआईएस 2 या 3 दिन से ज़्यादा बाय नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट्स का हाल, तो ग्लोबल मार्केट्स में डाउ तो फ्लैटिश सा बंद हुआ फ्राइडे के सेशन में। अब चाइनीज़ मार्केट इस समय रेड मार्क में है, लेकिन कोई खास अंतर नहीं। हैंसेंग में करीब 0.5% की उछाल है। निकाई और कोस्पी में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। निकाई में करीब 1% और कोस्पी में करीब 3% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा रन इस समय एशियन मार्केट्स में देखने के लिए मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम चाइना। एक बार देख लेते हैं कि कौन से काउंटर हैं जो कि आज टॉप गेनिंग साइड पर हैं, कौन से काउंटर हैं जो कि लूजिंग साइड पर हैं। तो एचबीएल इंजीनियरिंग करीब 13% ऊपर, वोल्टेप में करीब 10% का उछाल, नेशनल एल्यूमिनियम आफ्टर रिजल्ट्स करीब 7.5% ऊपर, इंडिगो पेंट्स करीब 6% ऊपर, आर पावर, आर इंफ्रा आज काफ़ी दिनों बाद चलते हुए दिखाई दिए हैं, तो करीब 6% का उछाल इन दोनों शेयरों में देखने के लिए मिल रहा है। तो एक बार देख लेते हैं काउंटर जो कि आज के मार्केट में गिरे हुए हैं। तो गिरने वाले शेयरों में टारेल करीब 20% नीचे है, आरती फार्मा करीब 11.5% नीचे है, नियोजन सॉफ्टवेयर करीब 8.5%, शिपिंग कॉर्पोरेशन करीब 8% और ट्रेंट में आफ्टर रिजल्ट्स करीब 6.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो कुछ शेयर रिजल्ट्स पर, कुछ शेयर खबरों पर, तो इन सभी पर रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या कौन से काउंटर होंगे जहां पर कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है पॉजिटिव साइड पर, या कहां से निकलना है, इन सभी मुद्दों पर बात करते रहेंगे। हमारे साथ पेस 360 के को फाउंडर अमित गोयल जी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि कौन से जो शेयर हैं, सेक्टर्स हैं, वो उन पर डीपली देख रहे हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर, आज मार्केट क्यों चला है, देखिए एक रिपोर्ट आई है, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि निफ्टी, पहले तो उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दे दी है इंडियन मार्केट को, और उसमें कहा है उन्होंने कि निफ्टी 29,000 जाएगा। अब ये जो बड़ा एक टारगेट दिया उन्होंने यहाँ से, और उन्होंने जो समय सीमा दी है वो दी है दिसंबर 2026 कि दिसंबर 2026 तक निफ्टी 29,000 चला जाएगा। हम नवंबर 2025 में बैठे हैं, यानी कि 13 महीने बाद तक के टारगेट उनके 29,000 के हैं, यानी कि 14% अपसाइड जो कि फ्राइडे को निफ्टी क्लोज हुआ था वहाँ से। इस रिपोर्ट को क्यों सोचें, क्यों देखें? मार्केट में रोज़ रिपोर्ट्स आती हैं, विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस की आती हैं, आप लोग भी सोचते होंगे, हम भी कई बार यही सोचते हैं कि इस रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। आज बाय दे रहे हैं, कल सेल दे रहे हैं। इस रिपोर्ट को की सिग्निफिकेंस ये है कि गोल्डमैन सैक्स ने जो एक न्यूट्रल स्टांस दिया था, ये पहले इंडियन मार्केट पर ओवरवेट ही थे अक्टूबर 2024 से पहले। आप याद कीजिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, सितंबर 2024 में इंडियन मार्केट का ऑल टाइम हाई लगा था। उसके बाद मार्केट में एक तेज सेल ऑफ देखने के लिए मिला अक्टूबर से। अक्टूबर 2024 में ही गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि इंडियन मार्केट महंगा हो चुका है, यहाँ बेच लो, न्यूट्रल हो जाओ। उन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड कर दी थी। उसके बाद इंडियन मार्केट संभला ही नहीं। अब 13 महीने बाद ये जागे हैं और इन्होंने कहा है कि अब इंडियन मार्केट में खरीदने का सही समय है। इसलिए ये रिपोर्ट थोड़ी सी इम्पोर्टेंस रखती है, और उन्होंने जो तर्क दिए हैं, जो उस समय तर्क दिए थे, उन्हीं पर उन्होंने बात भी की है। जब इन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड की थी तो इन्होंने ये कहा था कि इंडियन कंपनीज़ हैं, इनकी जो वैल्यूएशन है, एक तो बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि जो अर्निंग्स आएंगी इंडियन कंपनीज़ की, वो टॉप आउट हो चुकी हैं, यानी कि उस समय पर ये जो कंपनियों की जो ग्रोथ है, ये टॉप आउट हो चुकी है। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने कहा था उस समय पर, वो ये कहा था कि इंडियन कंपनीज़ की जो ग्रोथ है अब वो फ़िलहाल नहीं दिखेगी, मतलब वही टॉप आउट वाली बात हो गई। अब उनका कहना ये है कि
अब जो कंपनियों की जो डाउन साइकिल थी, जो अर्निंग्स आप देख रहे थे, रिजल्ट्स देख रहे थे, उनकी जो डाउन साइकिल है वो अब पूरी हो चुकी है। और अब यहाँ से अर्निंग्स में एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट या इंडियन कंपनीज के शेयर अब चलते हुए दिखाई देंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हम कह सकते हैं, लेकिन इसका आउटकम क्या यही होगा जो कि ये सोच रहे हैं कि 29,000 निफ्टी आ जाएगा अगले साल दिसंबर तक और उसमें लोग कमा पाएंगे पैसा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी चल जाता है, शेयर नहीं चलते आजकल। ये भी एक दूसरी समस्या है। हालांकि उनका कहना है कि अब एक तो इंडियन मार्केट ने एशियन मार्केट में सबसे ख़राब प्रदर्शन किया है, ये भी एक बड़ा रीज़न है। उन्होंने कहा है कि इंडियन मार्केट केवल 3% डॉलर टर्म में चला है, और जबकि एशियन जो मार्केट हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनमें करीब करीब 30% की तेज़ी देखने के लिए मिली है। अगर हम इमर्जिंग मार्केट की बास्केट देखें तो इंडिया सबसे पीछे रहा है इस बास्केट में। तो ये भी एक रीज़न है कि इंडिया में ख़रीदारी करनी चाहिए। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो इंडिया में पी मल्टीपल है वो भी अब थोड़ा बेटर हुआ है। उनका कहना है कि हम ये नहीं कह सकते कि अट्रैक्टिव है, लेकिन बेटर हुआ है। और बेटर होने का मतलब ये है कि इंडियन मार्केट में अब खरीदारी बनती है। चलिए, अब हमारे साथ पेज 360 के को फाउंडर अमित गोयल सर भी जुड़ चुके हैं। अमित सर, हाय, गुड मॉर्निंग। Yeah, hi. Good morning, Vivek. Thanks for having me on. माय प्लेजर सर। अमित सर, एक रिपोर्ट पर मैं बात कर रहा था। आज मार्केट में जो तेजी आई है उसके दो फैक्टर्स जो समझ आ रहे हैं। एक कि शुक्रवार के दिन 6,500 करोड़ रुपए के करीब की बाइंग डीआईज करके ले गए, 4,500 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईज करके ले गए। तो 11,000 करोड़ रुपए का पार्टिसिपेशन शुक्रवार के दिन आया। उस डेटा को जब लोगों ने देखा तो वीकेंड में थोड़ी सुकून की सांस ली होगी। दूसरा, आज एक रिपोर्ट आई हुई है गोल्डमैन सैक्स की, जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया है कि निफ्टी दिसंबर 2026 तक 29,000 के लेवल पर पहुंच जाएगा। ये मैं दर्शकों के साथ ये रिपोर्ट इसलिए साझा कर रहा था। वैसे तो बहुत रिपोर्ट्स आती हैं विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस की, लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने अक्टूबर 2024 में इंडियन मार्केट पे डाउनग्रेड किया था, और वो अब 13 महीने बाद जागे हैं कि अब इंडियन मार्केट में खरीदारी का समय है। और उनकी जो उस समय की जो डाउनग्रेड की जो एक प्रेडिक्शन थी वो बहुत अच्छी निकली, कि उन्होंने अक्टूबर 2024 में इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि इंडियन मार्केट में अब दम नहीं बचा। और तब से आप देख लीजिए कि पिछले 13 महीने में हमने इंडियन मार्केट में कहाँ कहाँ के स्तर देखे, निफ्टी के स्तर देखे, और शेयरों के तो खराब माहौल देखा। आप क्या मानते हैं सर? आप सहमत हैं गोल्डमैन सैक्स से? देखिए विवेक, आई थिंक अभी अगर मैं एकदम इमीडिएट फ्यूचर की बात करूं, एकदम नियर टर्म की बात करूं, तो आई थिंक काफी सारे टेलविंड्स हैं हमारे पास। एंड हम लोग मार्केट पे पॉजिटिव हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मगर आई थिंक ग्लोबली जो है वी आर इन अ बिट ऑफ अ फंक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ग्लोबल इक्विटीज जो हैं वो शायद टॉप आउट कर जाएंगे आने वाले 3-4 हफ्ते में। तो पिछले एक साल हमने रिलेटिवली बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, मगर एब्सोल्युटली हमने बुरा नहीं किया, बिकॉज हम एटलीस्ट नीचे नहीं गए। मुझे लगता है आने वाले 3-4-5 महीनों में हम लोग रिलेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, मगर एब्सोल्युटली जो है शायद हम लोग नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो शायद वीक हो जाएंगे। पिछले एक साल में ग्लोबल मार्केट्स वर ऑन अ टीयर एंड वी वर अंडर परफॉर्मिंग। अब हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट्स में गो डाउन, वी में गो डाउन लेस, तो वी विल आउट परफॉर्म, मगर वी विल गो डाउन एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 हफ्ते जो हैं वो हमें पॉजिटिव लग रहे हैं, आई थिंक 3 से लेके 4 हफ्ते। बट उसके बाद जो है वो वी हैव लॉट ऑफ कंसर्न्स रिलेटेड टू ग्लोबल मार्केट्स। सर, ग्लोबल मार्केट की कंसर्न्स बिल्कुल है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जब पॉजिटिविटी चल रही थी तब हम बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो पाए। और गोल्डमैन सैक्स ने इस चीज़ का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 30% तक इमर्जिंग मार्केट चले हैं, या हम कह सकते हैं एशियन इक्विटीज़ चली हैं, लेकिन इंडिया केवल 3% ही चला इन डॉलर टर्म्स। अब उनको लगता है कि जो पी मल्टीपल है इंडिया का, वो सिग्निफिकेंटली करेक्ट हुआ है एज़ कम्पेयर टू अर्निंग ग्रोथ।
जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये थोड़ा सा बेटर हुआ है। उनका कहना है कि इंडिया प्रीमियम रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ द एशिया हैज़ करेक्टेड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 85 टू 90% का जो पीक था ओवर द पास्ट 2 years टू अराउंड 45 करंटली। मतलब कि जो उस समय का पीक 85 टू 90% का प्रीमियम पर हम चल रहे थे, अब वो करेक्ट होकर 45% रह गया है। एंड वी आर वेरी क्लोजर टू 20-year एवरेज ऑफ 35%। दैट मीन्स कि जो हम प्रीमियम कमांड करते थे एशिया में 35% का, उसके पास हम आ चुके हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि उनको अच्छी लग रही है इंडियन मार्केट को लेकर। आप क्या मानते हैं सर, वैल्यूएशन वाइज हम ठीक हैं या अभी भी महंगे हैं? आई थिंक वैल्यूएशन वाइज हम कम महंगे हैं, मगर महंगे अभी भी हैं विवेक, ऐसा मेरा मानना है। और देखिए, हर चीज़ एक रिलेटिव होती है। तो वैल्यूएशन वाइज मैं मानता हूं कि हम जो एक एवरेज है पिछले 10 साल की, हम उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। मगर अगर हम ये देखें कि हम इस साइकिल में कहाँ पे हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी 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 लेट साइकिल। तो इतने लेट साइकिल के बाद तो केवल बियर मार्केट और रिसेशन आता है, और रिसेशन में जो है और बियर मार्केट में तो पी रेशियो जो है वो कायदे से 15 के नीचे जाना चाहिए और अर्निंग श्रिंक होनी चाहिए। तो अगर हम उस उन चीज़ों को देखते हैं तो इंडिया में बहुत सारा डाउनसाइड पोटेंशियल अभी बाकी है। मगर यस, हमने जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। एंड जो एआई फ्रेंजी है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है, जो कि टेम्परेली इंडिया के लिए पॉजिटिव होने वाली है। बिकॉज जो एआई फ्रेंजी के वजह से मार्केट्स लाइक चाइना, हांगकांग, साउथ कोरिया, ताइवान, वहां पर जो बहुत ज्यादा पैसा जा रहा था वो जाना कम हो जाएगा। एंड द मनी विल फाइंड अदर प्लेसेस टू गो टू, और इंडिया जो है उसमें क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है विवेक कि इंडिया अगले कुछ हफ्तों के लिए, हो सकता है इवन एक महीने के लिए, हम रिलेटिवली और एब्सोल्युटली दोनों अच्छा करें। और उसके बाद हम लोग रिलेटिवली जो है हम लोग अच्छा करें, मगर एब्सोल्युटली हम लोग खराब करें। बिकॉज ग्लोबल इक्विटीज ये कोई 2-4-5% की करेक्शन वाला फेज नहीं है जो कि हम रूल आउट, जिसको कि हम इग्नोर कर पाए। ये एक फुल फ्लेजेड रिसेशन और बियर मार्केट है जो कि इंडियन मार्केट कैन नॉट हैंडल। वी कैन हैंडल अ 5% 10% करेक्शन इन द ग्लोबल इक्विटीज, बट नॉट अ फुल फ्लेजेड बियर मार्केट। तो इसलिए मुझे लगता है टेम्परेली हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। मगर उसके बाद जो है दी वीकनेस इन दी ग्लोबल इक्विटीज विल इवेंचुअली कैच अप विद अस। अभी तो खैर पॉजिटिव लग रहा है विवेक, एंड ग्लोबल इक्विटीज भी पॉजिटिव लग रहे हैं आफ्टर अ वेरी शार्प करेक्शन ऑफ लास्ट 2 वीक्स। ग्लोबल इक्विटीज भी अच्छे लग रहे हैं। इंडियन इक्विटीज आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडियन इक्विटीज में आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि एक न्यू ऑल टाइम हाई भी लगेगा, उसके बाद फर्दर एक्सटेंशन भी निकलेगी। सो अभी तो इट्स ऑल ग्रीन। हमें बहुत अच्छा लग रहा है अभी इंडियन मार्केट। ठीक है, तो इंडियन मार्केट अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लगने की कुछ और वजह भी मैं दे देता हूँ। भारत यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत और आगे बढ़ गई है। दिसंबर तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की उम्मीदें अब और तेज हो चुकी हैं। 3 से 7 नवंबर के बीच में यूरोप का एक ट्रेड का जो नेगोशिएट करते हैं वो दल इंडिया में आया हुआ था, और यूरोप की पूरी टीम, ट्रेड टीम भारत में थी और उनकी बातचीत हुई है। अमित सर, इसको 2 तरीके से देख रहा है मार्केट। एक कि लोग एडवांस स्टेज पर बातचीत हैं, आगे बढ़ चुके हैं, बातचीत में आगे बढ़ चुके हैं, ये सुनते सुनते कई महीने हो गए हैं। लोगों को अब ये समझ आना, निवेशकों को बंद हो गया है कि किस स्टेज पर आगे हैं, स्टेज आगे क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही तो अमेरिका के साथ हो रहा है। कभी डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर देते हैं, कभी हमारे प्रधानमंत्री जी कर देते, कभी वाणिज्य मंत्री कर देते कि हम एडवांस स्टेज में, डील हो नहीं रही है लेकिन एडवांस स्टेज में, और ये कार्यक्रम चल रहा है मई से। अब नवंबर में हम आकर खड़े हो चुके हैं। तो अब मार्केट में उन तीनों के बोलने से भी कुछ होता नहीं है खास कि हम एडवांस स्टेज में। हम इन स्टेटमेंट को, ये जो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इनको एडवांस स्टेज मान के ऑप्टिमिस्टिक रहें, या इसको पैसिमिज्म में बदल लें कि मार्केट में ये बातचीत ही कर रहे हैं, काम तो नहीं हो रहा है ऑन ग्राउंड। आई थिंक विवेक वी कैन बी ऑप्टिमिस्टिक।
ओके। और उसकी वजह ये है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स और डिलेज, डील जो है, जो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, वो डील काफी एक्चुअली बहुत एडवांस स्टेजेस में है। बल्कि अगर मैं कुछ सोर्सेज की बात मानूं तो डील एक्चुअली हो गई है, और सिर्फ जो है वो बिहार इलेक्शंस के आउटकम के बाद ही वो डील अनाउंस होएगी। एंड डील प्रिटी मच डन है, बट दोनों साइड्स अभी रुके हुए हैं बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ बेटर टाइमिंग। सो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ डील को लेके। एंड आई थिंक ये एक वजह है कि मुझे आने वाले कुछ हफ्तों में मार्केट्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। इंडियन मार्केट्स में एक बहुत अच्छी रैली जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो ये भी एक वजह है, मगर इसके ऊपर हम सोलली डिपेंडेंट नहीं है। देर आर लॉट ऑफ अदर ड्राइवर्स फॉर द इंडियन मार्केट राइट नाउ। तो इसलिए जो है वो आई थिंक एक अच्छी खासी रैली प्ले आउट होते नजर आ रही है, विवेक। ओके सर, रैली अगर आएगी तो कहाँ आएगी? आई थिंक ब्लू चिप्स, लार्ज कैप्स, ओके। एंड इन टर्म्स सेक्टर्स जो है हमें लगता है कि बैंकिंग, रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल गैस, एंड probably even pharma. सो ओके। आई थिंक, बट इसेंशियली जो है वो ब्लू चिप्स और लार्ज कैप्स की रैली होगी, लेड बाय निफ्टी, लेड बाय बैंक निफ्टी। ये सारे जो हैं ये अच्छा करेंगे। आई एम नॉट सो श्योर कि स्मॉल कैप और मिड कैप कितना अच्छा करेंगे, बट डेफिनेटली लार्ज कैप और ब्लू चिप्स को काफी अच्छा करना चाहिए, विवेक। लेकिन अमित सर, प्रॉब्लम तो वही है, क्योंकि 90% शेयर तो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में ही आते हैं, ब्लू चिप्स तो 10% ही रह जाते हैं, और 100% लोगों के पोर्टफोलियो मिड कैप स्मॉल कैप में ही फंसे हुए हैं। ये कब रैली करेंगे? विवेक देखिए, हमें जो है केवल शॉर्ट टर्म में रैली दिख रही है, और जिसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। चाहे वो ट्रेड डील इज जस्ट वन ऑफ देम, बट आई थिंक द मार्केट पोजिशनिंग इज फेवरेबल। वी आर वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाइज। तो उन ऑल टाइम हाइज को क्रॉस करके जो है हम लोग एक्सटेंशन करने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। हमने बहुत कंसोलिडेट कर लिया है 25 और 26 हज़ार के बीच में। और seasonally भी जो है we are going into November end, December first half, which has always been positive. अर्निंग सीजन लार्जली इंडिया का जो है वो अच्छा रहा है। इस क्वार्टर में जीएसटी फिगर्स अच्छे रहेंगे। इस क्वार्टर में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोज के नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं। आरबीआई जो है वो एक्सपेंशन मोड में है, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी एंड इन टर्म्स ऑफ डीरेगुलेशन। and government RBI as SEBI, they are all in line. They are all जो हैं they are working in tandem to make things better. So बहुत सारे factors हैं जिसके वजह से अभी नियर टर्म अच्छा लग रहा है, विवेक। एंड बट स्मॉल कैप और मिड कैप्स पे जो है मैं इसलिए बुलिश नहीं हूँ, बिकॉज वहां पे जो ओवर वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा सीवियर है। एज अ कैटेगरी ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हैं वहां पे, बट एज अ कैटेगरी, एज एन एवरेज, बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशंस हैं। एंड मुझे जो है वो वहां पे बहुत बड़ी रैली नहीं दिखती है, मगर हाँ ऑफ कोर्स 4-5% की रैली से इनकार नहीं किया जा सकता है, विवेक। बट I am much more gung ho on blue chips and large caps than I am on small cap and mid cap. ठीक है सर। सर, एक चीज़ और जो अमेरिका में चल रही थी वो था शटडाउन, जो कि अब रुकने के संकेत मिले हैं कि अमेरिका में 40 दिन से चल रहा था शटडाउन, वो अब शायद रुक जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच में सहमति बनने के संकेत मिल रहे हैं। और माना जा रहा है कि गवर्नमेंट के जो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो दोबारा से शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर से। तो ये एक संकेत है कि दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं देश को तो नहीं रोकना चाहती हैं, अमेरिका को। इसको कैसे देखें सर? इसका कुछ इम्पैक्ट हुआ था दुनिया भर के बाज़ारों में या नहीं हुआ था? क्योंकि ऐसे शटडाउन हम पिछले 10-15 सालों में कई बार देख चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा बड़ा हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक नेचर है जिसमें कि वो अपनी चीज़ पर अड़ते बहुत हैं, थोड़ा सॉफ्ट कम होते हैं, तो ये मतलब अब जो ये शटडाउन हटेगा सर, पहले इम्पैक्ट हुआ था तो क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा, या कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ था तो ये भी नॉन इवेंट रह जाएगा?
आई थिंक विवेक, मेरा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली अफेक्ट हुआ है इसका। ओके। जो अभी कॉन्फिडेंस के फिगर्स आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ऑन फ्राइडे, वो बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग थे। इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट रीडिंग्स इन ऑलमोस्ट 47 years। इससे खराब रीडिंग एक या दो बार आई है 47 years ऑफ हिस्ट्री में। सो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के ऊपर फर्क पड़ा है, एक सोशल फैब्रिक के ऊपर फर्क पड़ा है वहाँ पे। पर्टिकुलरली जहाँ जहाँ पे फेडरल एम्प्लॉयज ज़्यादा हैं, जैसे वर्जीनिया वगैरह में, वहाँ पे जो है वो द सेंटिमेंट इज़ वेरी बैड, इकोनॉमी इज़ लाइक इन अ रिसेशन। तो इसका असर तो हुआ है। और काफी सारा हमने जो एक बड़ा रोबस्ट जो ट्रैवल सीजन होता है वहां पे लोगों को बहुत दिक्कतें आई हैं। ऑफ कोर्स जो पीक ट्रैवल सीजन है वो अब थैंक्स गिविंग से एक हफ्ता पहले से लेके न्यू ईयर तक है, और हमें पूरी उम्मीद है इस बीच में शटडाउन नहीं रहेगा। बट बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। इट हैज बीन वेरी वेरी बैड फॉर यूएस। बट आई थिंक जैसे ही शटडाउन हटेगा, जो कि हटने वाला है, तो आई थिंक इट विल बी फॉरगॉटन इन सम टाइम। एंड दोबारा से जो है वो पेंट अप डिमांड भी आएगी, और दोबारा से जो है वो एक रोबस्टनेस आएगी। सो आई थिंक इवेंचुअली डैमेज, कुछ पार्ट ऑफ द डैमेज विल बी अनडन, और वहां पे भी अभी एनफ टेलविंड्स हैं यूएस में, आई थिंक, टू कैरी द मार्केट रैली फॉर अनदर फ्यू वीक्स। बट लॉन्गर टर्म हमारे बहुत सीवियर कंसर्न्स हैं अबाउट अ मैसिव एआई बबल। इन सम वेज विवेक, हमारे लिए ये जो बबल जो ये है, दिस इज अ summation of 1929 plus 2000 टेक इंटरनेट बबल प्लस 2008 प्री जीएफसी। तो ये इतना सीवियर बबल है ग्लोबली कि ये पिछले 100 साल के सारे बबल्स को मिलाकर जो एक बबल है, ये वो बन गया है। तो बहुत सीवियर रैमिफिकेशंस है फॉर ऑल कंट्रीज, ऑल इकोनॉमीज एंड ऑल मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। बट आई थिंक अभी टेलविंड्स हैं, एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मार्केट्स आर इन अ गुड शेप। ठीक है सर। सर आईटी काउंटर पर कोई आपके राय, क्योंकि हमने देखा कि इन्फोसिस में बायबैक आ रहा है। इन्फोसिस के बायबैक पर मैं डिटेल में बात करूंगा आज स्टॉक एक्सरे में, लेकिन ओवरऑल आईटी शेयरों पर आपकी क्या राय है? क्या क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका में प्रॉब्लम, यूरोप के साथ एफटीए ना होना, अमेरिका के साथ डील नहीं होना, कंपनीज़ के रिजल्ट्स उतने ख़राब नहीं थे, कंपनी की कमेंट्रीज उतनी ख़राब नहीं दिखी थी जितना कि उनको यही लग रहा है कि जब भी डील हो जाएगी तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्या आपको भी यही लगता है? विवेक, सारी चीजें देखिए सही तो खैर नहीं होंगी, बिकॉज हमारे आईटी के लिए बहुत सारे दूसरे हेडविंड्स है। आई थिंक एआई में जो है ये ऑलमोस्ट इट्स अ गिवन कि जो लेबर आर्बिट्राज, जो हमारी जो आईटी कंपनीज 90% उनकी टॉप लाइन जो है वो लेबर आर्बिट्राज से आती है, सिर्फ बैलेंस 10% जो है वो वैल्यू एडेड वर्क से आती है। तो लेबर आर्बिट्राज में तो सीधी बात है कि सेम वर्क कैन बी डन, विल बी एबल टू बी डन बाय 80% फ्यूअर पीपल। अगर 100 लोग अभी कर रहे हैं तो वो 20 लोग कर पाएंगे। तो जो है वो बिलेबल आवर्स आपके कम हो जाएंगे, हेड काउंट कम हो जाएगा। तो आप जो है वो शायद आप इवेंचुअली आप एक्सपैंड ना कर रहे हो, बल्कि आप ओवरऑल रेवेन्यू आपका श्रिंक हो रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली हम कभी भी हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया इन हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन आईटी। सो वो एक बहुत बड़ा टेलविंड है। फिर आने वाला जो रिसेशन है जो हमें 2026 में दिख रहा है वो पूरे वर्ल्ड में, वो एक बहुत बड़ा टेलविंड है। बहुत सारे टेलविंड, बहुत सारे हेडविंड्स हैं, आई एम सो सॉरी, बहुत सारे हेडविंड्स हैं इंडियन आईटी के लिए। बट मुझे लगता है कि जो कंसर्न्स हैं वो लॉन्गर टर्म हैं, और इन इन दी नियर टर्म बहुत सारे प्ले आउट हो चुके हैं। तो जब मार्केट रैली करेगी तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ आईटी ऑल्सो कैचेस अप, और कुछ रैली यहाँ पे 3-4-5% की रैली इंडियन आईटी में भी दिख जाए। बट ओवरऑल हमारे बहुत सीवियर हमारे कंसर्न्स हैं। एंड आइडिया यही होगा कि ये जो अभी आने वाले 3-4-5 हफ्तों में अगर कोई रैली बनती है, तो हम एट द एंड ऑफ द रैली हम जितना प्रून डाउन कर सकते हैं हमें करना चाहिए, एंड दैट विल इंक्लूड आईटी एज वेल।
और लास्ट क्वेश्चन सर। जी, जी जी, लास्ट प्लीज। क्वेश्चन सर। कोई खास कोई खास शेयर्स जो आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हों? विवेक, हम इस बार सिर्फ ईटीएफ्स ऐड कर रहे हैं, सो वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन निफ्टी, वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन बैंक निफ्टी, वी आर लुकिंग फॉर अ रैली ऑन इंडियन आईटी। तो हम लोग जो है वो पॉजिटिव हैं, मगर हम लोग जो है वो अक्रॉस द बोर्ड पॉजिटिव नहीं है, और हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स विनर्स ढूंढने के बजाय हम लोग थीम्स पिकअप कर रहे हैं। सो वी आर बाइंग ईटीएफ्स राइट नाउ, मगर हाँ, कॉन्कोर एक शेयर है जो 520-22 के रेंज में चल रहा है, एंड आई थिंक बहुत ही ज्यादा रीजनेबली वैल्यूड है। इट्स अ ब्लू चिप, इट्स अ मोनोपोलिस्टिक कंपनी, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, सो आई थिंक दैट probably should be a good bet for the coming few weeks. ठीक है सर, थैंक यू सो मच अमित सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। Thank you. आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी भी जुड़ चुके हैं। अंशुल भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। अंशुल भाई, आज निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है, और दो डेटा में अमित सर से भी यही बात कर रहा था कि दो डेटा पॉइंट्स FISDIs मान ले गए फ्राइडे को। करीब 11,000 करोड़ रुपए की इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने के लिए मिली। लग रहा है कि ये 11,000 करोड़ रुपए की बाइंग थोड़ी निफ्टी को और फ्यूल देगी, या हो गया काम जितना चल चुकी है आज? नहीं नहीं सर, ये तो शुरुआत है। 25,600 के ऊपर अगर टिकी रहती है तो फिर 25,803, 840 ये दो टारगेट मिलेंगे। तो 25,550, 25,610 ये रेजिस्टेंस जोन थी। ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आके टिक रही है। 15 मिनट चार्ट पे बढ़िया बुलिश एफईजी बन रहे हैं। वीवैप के ऊपर है। 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर आने ही लगे हैं। तो 75 मिनट के चार्ट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज और वीकली प्रीवियस वीक का वीवैप था, उसको भी निकाल दिया है। तो लगभग जितने रेजिस्टेंस थे उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है। बस टिकने की जरूरत है। 25,610 के ऊपर टिकी भर रहा है, आराम से निकाल देगी 25,803, 840 तक। ठीक है अंशुल भाई, दो तीन में रिजल्ट्स दर्शकों के साथ शेयर कर देता हूं। हालांकि रिएक्शन आ चुके हैं शेयरों पर, लेकिन आपकी उन पर राय भी लेना चाहूँगा। कल्याण ज्वेलर, जहां पर कि रिजल्ट्स में देखें तो करीब 29% का जंप कंपनी के रेवेन्यूज़ में आता हुआ दिखाई दिया। नेट प्रॉफिट लगभग डबल हो गया, 131 करोड़ से बढ़कर 261 करोड़ रुपए ऑन ए YOY बेसिस। एबिटा में करीब 56% का जंप, मार्जिन्स बढ़े हैं 5.3 से 6.3% हुए हैं। हालांकि Q-on-Q उतना ग्रोथ नहीं है, लेकिन जुलाई सितंबर क्वार्टर जनरली ज्वेलरी कंपनीज़ के लिए कोई खास क्वार्टर होता नहीं है, तो इसको YOY देखना ही ज़्यादा बेहतर है। दूसरा कि इस क्वार्टर में जिस तरह से जुलाई सितंबर में हमने वैसे तो ओवरऑल पिछले एक साल से देख रहे हैं कि गोल्ड के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस क्वार्टर में तो एक्सेप्शनली बढ़ गए थे, जिसकी वजह से लोगों ने शायद अपनी बाइंग को हॉल्ट पर रखा। उसके बावजूद ये सेल में जंप आया है, प्रॉफिट में जंप आया है। आपको क्या लगता है सर, शेयर में भी जंप आएगा या शेयर में जंप नहीं आएगा? चार्ट पे कैसा दिख रहा है? तो म्यूटेड रिएक्शन है, और 630 के नीचे जब से आया है बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ है। 335 का टारगेट खुला है। तो जो भी रैलीज मिलती हैं 600 630 की जोन में, माल बेच के चलना चाहिए। नीचे 335 रुपए आते हुए दिख रहा है। ठीक है। अगला काउंटर नायका, जहां पर कि आज एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है, 6.5% की। रेवेन्यूज़ में 25% का जंप देखने के लिए मिला। नेट प्रॉफिट में 234% का जंप देखने के लिए मिला है। एबिटा में 53% और मार्जिन्स में भी 130 बेसिस पॉइंट का जंप देखने के लिए मिला है। काफ़ी शानदार नतीजे नायका के देखने के लिए मिल रहे हैं। अंशुल भाई, आपको क्या लग रहा है, नायका में आज की तेजी हो गई जो आनी थी रिजल्ट बेस, या अभी और जान बाकी है? सर 225 226 पे आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था 33 महीने का। इसका टारगेट 315 है। कंफर्टेबली 315 की तरफ चल रहा है, और रिजल्ट ने जो ट्रैक्शन प्रोवाइड किया है, प्रोबेबली ये अपने रेजिस्टेंस जोन 270 267 270 जो जोन है उसको आराम से निकाल देगा। ठीक है। अगला काउंटर नेशनल एल्यूमिनियम, ज़बरदस्त तेजी, आज 7.5% ऊपर है। अंशुल भाई, रेवेन्यूज़ में करीब Q-on-Q बेसिस पर 13% का जंप देखने के लिए मिला। प्रॉफिट में 36% का जंप देखने के लिए मिला है। एबिटा में करीब 30% का जंप, और मार्जिन्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। 39.2% से बढ़कर मार्जिन्स 45% हुए हैं।
अंशुल भाई, अब इसमें क्या करें? जो निवेशक थे प्रॉफिट बुक करके निकल लें, ट्रेडर्स या निवेशक, या अभी यहाँ पर तेजी की शुरुआत है, अभी और बनना है इसमें? सर, नेशनल एल्यूमिनियम या मेटल काउंटर्स आपको याद होगा बहुत नीचे से मैं बाई देते आ रहा हूँ। इन्वेस्टर्स के लिए ऑल टाइम हाई का टारगेट जो नेशनल एल्यूमिनियम पे ऑल टाइम हाई का टारगेट कंप्लीट हुआ है, यहाँ से अगर किसी को 140 से ऑल टाइम हाई का टारगेट आ चुका है। अब यहाँ से अगर किसी को फ्रेश बाई करना है तो या तो थोड़ा सा राइट साइड डेवलपमेंट का वेट करना चाहिए, और अगर नहीं अभी ही लेना है तो फिर आज का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। बाकी मेटल्स पे मैं अभी भी बहुत बुलिश हूँ। यहाँ से भी 1-1.5 साल तेजी बनी रहेगी, तो इमीडिएट लें या थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद लें। ओवरऑल स्टॉक में तेजी लग रही है, कंसोलिडेशन के बाद लेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्रस्ट्रेशन नहीं झेलनी पड़ेगी। बट ओवरऑल अगर ये धीरे धीरे करके 300-320 जाता है तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है। अगला काउंटर ट्रेंट, ये आज टैंक कर रहा है अंशुल भाई। अगर इसको देखो तो 7% ये नीचे है। रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के, और रिजल्ट्स में देखें तो रेवेन्यू 17% बढ़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट में केवल 3% का जंप देखने के लिए मिला। एबिटा 26% बढ़ा है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन काउंटर पर रिएक्शन कुछ ख़राब है। शायद ट्रेंड से अच्छे नतीजों की लोगों को आदत पड़ गई है, इसी वजह से रिएक्ट कर रहा है। और कैसा दिख रहा है चार्ट पर आपको अभी? सर, अब तो खराब नतीजों की आदत पड़ जानी चाहिए। इसमें बिजनेस अपडेट भी जब खराब आया था 4 जुलाई को, और 6270 तक का पुल बैक कंप्लीट किया था, बल्कि 7277 से मैं बोलते आ रहा हूँ कि बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। 4196 पहला टारगेट है। जब ये पुल बैक लेके 6200 गया था और बिजनेस अपडेट खराब आई थी 4 जुलाई को, गैप के साथ खुला था, लगभग 11% नीचे क्लोज हुआ था। उस दिन भी बार बार मैं यही बोल रहा था कि बाइंग क्लाइमेक्स का पुल बैक कंप्लीट हुआ है, और ये फ्रेश डाउन मूव है। तब 5500 रुपए के आसपास था, वहां से 4196 4196 ये टारगेट अभी भी खुला हुआ है, और जिस हिसाब से नीचे आ रहा है 4196 से एक बार बाउंस बैक जरूर कर सकता है, डेड कैट बाउंस। बट मेरे को लग नहीं रहा कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये लेवल प्रोटेक्ट होगा, और डाउनसाइड अभी खुलेगी। बट वो हम तब डिस्कस करेंगे जब 4196 के नीचे सस्टेन करने लगेगा। ठीक है। अगला काउंटर अंशुल भाई, HPL इलेक्ट्रिक, इस कंपनी को 130 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं हेवल्स ब्रांड से, क्योंकि हेवल्स और इनके बीच में एक केस चल रहा था, काफ़ी समय से लंबा केस था। इनका मानना था कि जो हेवल्स है ब्रांड वो इनका है, और ये ब्रांड नेम इन्होंने मतलब चुराया है एक तरह के। इन्होंने इस तरह के आरोप लगाए थे हेवल्स पर, और अब इनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया है, जिसमें कि HPL को 130 करोड़ रुपए मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि HPL एक साल में 100 करोड़ भी नहीं कमाता नेट प्रॉफिट फ्रंट पर। 130 करोड़ रुपए इनको इनकी बुक्स में मिल जाएंगे, एक केवल हेवल्स के ब्रांड नेम से। अभी तक इनको वैसे भी कुछ मिल तो रहा नहीं था, ऐसे में 130 करोड़ रुपए मिलना इनकी EPS में करीब 19 रुपये का जंप देगा। आपको क्या लगता है अंशुल भाई? 7% काउंटर ऊपर आ गया है, 130 करोड़ रुपए का फ्यूल अभी और चलेगा, या हो गया इसका भी काम? सर, एक्सपेक्टेशन में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन था, और ये तो EPS में जो ग्रोथ आएगा वन ऑफ आएगा, सस्टेनेबल तो है नहीं। बाकी बिजनेस जो ये रेगुलर कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी EPS ग्रोथ ठीक है, मगर स्टॉक पे प्रॉब्लम ये है कि बाइंग क्लाइमेक्स ऑलमोस्ट कंफर्म दिख रही है। तो मैं यहाँ से फ्रेश बाइंग की सलाह तो नहीं दे रहा हूँ। 555 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है, जो अनलाइकली लग रहा है, तो मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। किसी के पास है तो 490 510 की रेंज में एक बार दोबारा सवाल पूछें, वहां पे प्रोबेबली एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि कप कैंडल पैटर्न भी ब्रेकआउट फेल किया है 606 पे, और लिक्विडेशन के टारगेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए थे। जो गैप जोन थी हल्की सी रह गई है, बट ये जो अप मूव आई है रिजल्ट की वजह से, जब भी ये खत्म होगी वापस गैप फिल करने 390 की जोन में आराम से आएगा। सॉरी, हाँ, गैप जोन है, हाँ 390 की जोन में, वहां तक वापस आएगा।